हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन और आज का हमारा टॉपिक है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को कुछ बिंदु हैं उनकी सहायता से और अच्छी तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि ठोस उत्प्रेरक की सतह पर गैसीय क्रियाकारक अधिशोषित होते रहते हैं और विशोषित होते रहते हैं। सुनिए गौर से, पहला बिंदु क्या बोल रहा हूं कि ठोस उत्प्रेरक जैसे इस अभिक्रिया ये विषमांगी का एग्जाम्पल है और हम पढ़ रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। तो इस अभिक्रिया में ये ठोस उत्प्रेरक Fe है, इसकी सतह पर ये गैसीय क्रियाकारक अधिशोषित हो जाते हैं और फिर विशोषित भी हो जाते हैं। पहले अधिशोषित होते हैं तब उत्पाद बनता है और फिर विशोषित हो जाते हैं और फिर पुनः इनमें काम में आ जाते हैं। तो ठोस उत्प्रेरक की सतह पर गैसीय क्रियाकारकों का अधिशोषण होता है और विशोषण होता है। ये पहला बिंदु आप याद रखना। दूसरे बिंदु की बात करूं कि ठोस उत्प्रेरक है, इसकी सतह पर सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, एक्टिव स्पॉट पाए जाते हैं, एक्टिव पॉइंट पाए जाते हैं कि ठोस उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय स्थल पाए जाते हैं और इन सक्रिय स्थलों पर ये गैसीय क्रियाकारक अधिशोषित हो जाते हैं और अधिशोषित होकर उन सक्रिय स्थलों के साथ रासायनिक बंध बनाकर जुड़ जाते हैं। दोबारा फिर सुनिए, ठोस उत्प्रेरक की सतह पर कुछ सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, कुछ सक्रिय बिंदु पाए जाते हैं, जिन सक्रिय स्थलों पर ये गैसीय क्रियाकारक और अधिशोषित हो जाते हैं और अधिशोषित होकर के और इसके साथ रासायनिक बंध बनाकर जुड़ जाते हैं। फिर तीसरे बिंदु की बात करूं कि जब कोई उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ जैसे इस अभिक्रिया में याद रखना मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक होता है। याद रखिए Fe तो उत्प्रेरक होता है जो क्रियाकारकों की एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देता है जिससे अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो जाती है। लेकिन मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक जो कि उत्प्रेरक को क्रियाशील रखता है। याद रखना उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं? कैटालाइट प्रमोटर जिसे हम बोलते हैं। उत्प्रेरक वर्धक वो पदार्थ होते हैं जो केवल और केवल उत्प्रेरक को क्रियाशील रखते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बनाए रखने वाले पदार्थों को उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है और अमोनिया बनाने की हैपर विधि में मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसमें सुनिए आप कि जब कोई उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ और उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाता है, जब कोई उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाता है तो याद रखना अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, मैं या यूं बोलूं क्रियाकारकों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी जब कोई उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ और उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाता है तो क्रियाकारकों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग तीव्र हो जाता है। और इसी प्रकार जब कोई उत्प्रेरक विष पदार्थ, याद रखना उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष दो पदार्थ अपने सिलेबस में शामिल हैं। उत्प्रेरक वर्धक और एक आता है उत्प्रेरक विष पदार्थ, उत्प्रेरक विष पदार्थ और उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ। तो मैंने बताया कि उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ तो केवल और केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं और उत्प्रेरक विष पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाने का काम करते हैं। उत्प्रेरक विष पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, तो उन्हें उत्प्रेरक विष पदार्थ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CO2 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, HCN होता है, ये सारे के सारे उत्प्रेरक विष पदार्थ होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक पदार्थ के रूप में तो डी ब्लॉक की सारी धातुएं होती है। उत्प्रेरक वर्धक के रूप में तो डी ब्लॉक की सारी धातुओं के नाम आप
लिख सकते हो। उत्प्रेरक विष में आप याद रखिए जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, CO2, CO, HCl, तो ये पदार्थ जब उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है, यानी क्रियाकारक है उनमें आपस में क्रिया करने की क्षमता घट जाती है, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग घट जाता है। तो इस प्रकार आप इस उत्प्रेरण के सिद्धांत को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। विषमांगी उत्प्रेरण, नाम से पता चल रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। याद रखना, अमोनिया बनाने की एक हैबर विधि है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आप देखना, हैबर विधि में क्या होता है कि अमोनिया जब बनाते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो गैसीय अवस्था में होती है और इसमें उत्प्रेरक के रूप में जो लोहा मिलाया जाता है, Fe मिलाया जाता है, वो ठोस अवस्था में होता है। तो ध्यान देना, N2 गैसीय अवस्था में, H2 गैसीय अवस्था में और इसमें Fe उत्प्रेरक है जो कि ठोस अवस्था में होता है। यहां सॉलिड लिख देता हूं पैरों में, ठोस अवस्था में, और बनेगी अमोनिया। ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि की रासायनिक समीकरण है। अब इसे कर देते हैं संतुलित। दो नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन एक है, दो लगा देता हूं तो दो नाइट्रोजन संतुलित हुआ। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 बन गई, यहां केवल 2 है तो यहां 3 लगा देता हूं, संतुलित हो गई। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित किया और अब देखिए उत्पाद की भौतिक अवस्था हमें हालांकि नहीं देखनी है, फिर भी लिख देते हैं। और अब देखिए कि क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है। तो बताइए क्रियाकारक और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हुई कि नहीं? अलग अलग हो गई। तो फिर ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो क्या होता है विषमांगी उत्प्रेरण कि जब रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। और अमोनिया बनाने की हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होती है, जबकि उत्प्रेरक के रूप में ऊपर से डाले जाने वाला आयरन, लोहा ठोस अवस्था में होता है, जो कि एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। इसी प्रकार आप याद रखना, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में जो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उसमें निकल उत्प्रेरक को काम में लेते हैं, जो कि याद रखना सॉलिड अवस्था में होता है। ठीक है ना? तो याद रखना है आपको कि वनस्पति जो तेल होते हैं, वनस्पति तेल से और वनस्पति घी बनाने में और निकल उत्प्रेरक का हम प्रयोग करते हैं तो वो विषमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण है। वनस्पति तेल याद रखना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वनस्पति तेल। तो मैं लिख देता हूं आपके सामने इस प्रकार से, यूं लिख देता हूं। ठीक है ना? ये आपके बन गई एथीन। क्या बन गई? एथीन बन गई। और जब इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो एथीन यहां पर गैसीय अवस्था में है, एथीन गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन भी यहां गैसीय अवस्था में है। निकल मिलाएंगे ऊपर से, निकल धातु है तो ये सॉलिड अवस्था में होती है निकल। और इसका जब हाइड्रोजनीकरण करूंगा तो ये वनस्पति तेल जो कि असंतृप्त होते हैं और वनस्पति घी अर्थात संतृप्त रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, संतृप्त वसा के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बॉन्ड कम हो जाएंगे और इस पर एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और एक बॉन्ड कम हो जाएगा। यानी ये बॉन्ड ऐसे हटा दूंगा यहां तो इसके बॉन्ड कम हो गए, तो इस पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और संतुलित हो जाएगी। तो यहां मैं आपके सामने इस प्रकार से यूं लिख देता हूं, 3 हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं। ठीक है ना? 3 हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं। तो अब ये एथेन बन गई, संतृप्त हो गई। वनस्पति तेल हमेशा असंतृप्त होते हैं, ठीक है ना? और वनस्पति घी
एथेन के रूप में संतृप्त होते हैं। तो देखिए एथेन गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, ऊपर से निकल डाला हाइड्रोजनीकरण करने हेतु, तो निकल सॉलिड अवस्था में है, तो यहां सॉलिड स्टेट के रूप में निकल है। तो ये एग्जाम्पल है वो विषमांगी उत्प्रेरण का है। तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाते समय और हाइड्रोजनीकरण जब किया जाता है तो निकल उत्प्रेरण की उपस्थिति में किया जाता है, जो कि विषमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण है। कोलॉइड यानी कोलॉइडी विलियन, कोलॉइड कहूं या कोलॉइडी विलियन कहूं कोई फर्क नहीं है। तो कोलॉइड याद रखना, कोलॉइड, कोलॉइड एक ग्रीक भाषा का शब्द कोला है उससे बना है, यानी ये वाला कोलॉइड ग्रीक भाषा का एक शब्द कोला और इससे बना हुआ है। तो इस ग्रीक भाषा के कोला शब्द से कोलॉइड बना है और जिसका अर्थ होता है गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थ। कौन से? गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थ, तो वो सारे के सारे कोलॉइड कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कोलॉइड ग्रीक भाषा की शब्द कोला से बना है और जिसका अर्थ होता है गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थ। तो ये सामान्य सी बात आपको याद रखनी है। और एक ये भी याद रखना है कि कोलॉइड की खोज, यानी कोलॉइड की खोज 1861 में और थॉमस ग्राहम ने की थी। कोलॉइड की खोज 1861 में और थॉमस ग्राहम ने की थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम शाब्दिक बात कर लेते हैं कि कोलॉइड क्या है या फिर कोलॉइडी विलियन क्या है। कोलॉइड कहूं तो एक ही बात है, कोलॉइडी विलियन कहूं तो वही बात है। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए कि कोलॉइड को परिभाषित करो तो भी आपको जो बता रहा हूं वही लिखना है, और अगर यूं कहे कोलॉइडी विलियन को परिभाषित करो तो भी आपको वही बात लिखनी है। तो फिर सुनिए, किसी पदार्थ का आप जलीय विलियन बनाओगे, किसी पदार्थ का आप जलीय विलियन तैयार करोगे और वो जलीय विलियन आप जंतु झिल्ली में से छानकर देखोगे। अगर वो सॉल्यूशन जो आपने बनाया है किसी पदार्थ का, अगर वो जंतु झिल्ली में से विस्तृत हो जाता है, अर्थात आर पार हो जाता है, विस्तृत होने का अर्थ है जंतु झिल्ली में से आर पार होना। अब आपको मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि हम यहाँ जंतु झिल्ली ही क्यों ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले रहे। जंतु झिल्ली याद रखना अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। हमारे शरीर की कोशिका पर भी जंतु है वो झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम जंतु झिल्ली बोलते हैं। पतली झिल्ली होती है हमारे शरीर की कोशिका पर, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जंतु झिल्ली वही है। तो वो जंतु झिल्ली सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। इसका अर्थ है कि वो पदार्थों को, आयनों को अंदर बाहर चुन करके भेजती है कि कौन से पदार्थ हैं उनको तो अंदर जाना है कोशिका में, और कौन से पदार्थ हैं उनको कोशिका से बाहर आना है, और कौन से पदार्थ हैं उनको नहीं जाना है और नहीं आना है। इसलिए वो उनका चुनाव करती है, इसलिए उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो याद रखना, किसी पदार्थ का विलयन जब जंतु झिल्ली में से विस्तृत नहीं हो पाता है, आर पार नहीं हो पाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे विलयन को हम कोलॉइड कहते हैं या कोलॉइडी विलयन कहते हैं। जब किसी पदार्थ का जलीय विलयन जंतु झिल्ली में से विस्तृत नहीं हो पाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कोलॉइड कहते हैं, अथवा ऐसे सॉल्यूशन को हम कोलॉइडी विलयन कहते हैं। आपको ये याद रखना है। कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनको आप विलायक में मिलाओगे और फिर ऐसा विलयन बनेगा जो जंतु झिल्ली में से आर पार नहीं होगा। तो याद रखना, जैसे स्टार्च है, स्टार्च का आप सॉल्यूशन बना लीजिए तो वो आर पार नहीं होगा जंतु झिल्ली में से स्टार्च का। स्टार्च के बाद आप प्रोटीन ले लीजिए, प्रोटीन ले लीजिए, प्रोटीन के बाद आप रेजिन ले लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में आप कुछ बहुलक हिस्सों ले लीजिए, हमारे शरीर में पाया जाने वाले कोशिका में पदार्थ डीएनए और आरएनए ले लीजिए, यानी डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इनको ले लीजिए। इनका आप सॉल्यूशन बनाइए तो फिर इन सारों से बने हुए सॉल्यूशन है वो जंतु झिल्ली से आर पार नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो कहने का अर्थ इनका जो बना हुआ जो जलीय विलयन है
उसे हम कोलॉइड बोलेंगे या फिर कहेंगे कोलॉइडी विलियन। तो ये सामान्य सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर कोलॉइड के तुरंत बाद, हालांकि इसका अपने सिलेबस में विस्तार से और वर्णन दिया हुआ है, वो वर्णन हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके जैसा ही एक और है, मैं उसकी बात कर लेता हूं जो इससे ठीक विपरीत होता है, और उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाभ। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाभ। उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टलाभ की चर्चा पहले कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ केवल इसकी डेफिनेशन है, जबकि इसकी व्याख्या पूरी हमारे सिलेबस में दी हुई है, तो इसको तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले क्रिस्टलाभ की चर्चा कर लेते हैं। क्रिस्टलाभ यानी क्रिस्टलॉइड, याद रखना, क्रिस्टलॉइड। और क्रिस्टलॉइड्स मैं उनको बोलूंगा जिनका आप जलीय विलयन बनाओगे, और वो जलीय विलयन फिर जंतु झिल्ली में से विस्तृत हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन आप तैयार करोगे और जंतु झिल्ली में से छान कर देखोगे, अर्थात वो सॉल्यूशन जंतु झिल्ली में से विस्तृत हो रहा है, पार निकल रहा है, तो कहने का अर्थ वो कोलॉइडी विलयन नहीं, फिर वो क्रिस्टलॉइड है, यानी वो क्रिस्टलाभ है। तो ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन जंतु झिल्ली में से आर पार हो जाता है, उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं, क्रिस्टलॉइड कहते हैं। याद रखना, उदाहरण के तौर पर नमक और शर्करा का जल ले लीजिए आप, नमक का जलीय विलयन बना लीजिए, शर्करा यानी चीनी का जलीय विलयन बना लीजिए, वो क्रिस्टलॉइड कहलाएंगे। तो उदाहरण के तौर पर आप बोलोगे नमक तथा शर्करा का जलीय विलयन, इनका अलग अलग तैयार करना है। नमक का जलीय विलयन अलग से, शर्करा का अलग से, और जंतु झिल्ली में से छान कर देखोगे तो ये छन जाएगा, ये विलयन पूरा का पूरा पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, तो वो क्रिस्टलॉइड बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। साबुन का जलीय विलयन, साबुन का जलीय विलयन आप याद रखना हमेशा कोलॉइड होता है, यानी साबुन का जलीय विलयन हमेशा कोलॉइडी विलयन होता है। मैं यूं बोल दूं, कौन सा होता है? कोलॉइडी विलयन होता है, या मैं सीधा यूं कह दूं कोलॉइड होता है, तो कोई फर्क नहीं है। साबुन का जलीय विलयन कोलॉइडी विलयन होता है, लेकिन इसी साबुन को आप याद रखना एल्कोहल में घोल लीजिए, साबुन का एल्कोहलिक विलयन, इसी साबुन को आप एल्कोहल में घोल लीजिए, तो याद रखना साबुन का एल्कोहलिक विलयन और आपको कुछ अलग ही बताएगा। एल्कोहलिक में याद रखना एल्कोहलिक जो विलयन है वो क्रिस्टलाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाभ कहलाएगा। साबुन का जलीय विलयन तो कोलॉइडी विलयन होगा, साबुन का एल्कोहलिक अर्थात साबुन को एल्कोहल में घोल लोगे और वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्रिस्टलाभ कहलाएगा। इसी प्रकार आप एक ये भी याद रखना कि नमक का जलीय विलयन, नमक का आप जलीय विलयन बनाओगे तो वो जलीय विलयन क्रिस्टलाभ कहलाएगा। नमक का जलीय विलयन क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाभ कहलाएगा। और उसी नमक का आप बेंजीन में, बेंजीन पानी की तरह तरल होती है, लिक्विड होती है, तो उसी नमक का आप और बेंजीन में, कहां? बेंजीन में सॉल्यूशन बनाइए। जिस प्रकार पानी होता है, ठीक पानी के रंग की ही, पानी की तरह ही बेंजीन होती है तरल अवस्था में, तो नमक को बेंजीन में घोलिए और बनाइए सॉल्यूशन, तो बेंजीन विलयन बनेगा नमक का। याद रखना वो कोलॉइड होगा। वो कैसा बनेगा? वो हमेशा कोलॉइडी विलयन बनेगा। तो नमक का जलीय विलयन तो क्रिस्टलाभ होता है, नमक का जो बेंजीन में विलयन है वो कोलॉइडी होता है। अब हम बात करते हैं कोलॉइड है यानी कोलॉइडी विलयन है, उसमें दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, और हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि कोलॉइडी विलयन में पाई जाने वाली दो प्रावस्थाओं के नाम लिखिए, तो आपको ये बताना था। तो वहां कोलॉइडी जो सॉल्यूशन में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। तो हम हमारी हेडिंग यही है कि कोलॉइडी विलयन की प्रावस्थाएं, कोलॉइडी विलयन की प्रावस्थाएं। और कोलॉइडी विलयन में याद रखना दो प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? दो प्रावस्थाएं होती हैं, आपको ध्यान में रखना है।
मैं यहां जिक्र कर रहा हूं, उनका वर्णन कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा, और आप देखना ध्यान से। और इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा भी गया है। पहली होती है हमेशा परिक्षेपण माध्यम। कौन सा? परिक्षेपण माध्यम उस अवस्था का नाम है। याद रखना, पहली होती है हमेशा परिक्षेपण माध्यम, ठीक है ना? परिक्षेपण माध्यम आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मैं बोलूं होता है आपके परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, याद रखना, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम कैसे लिख देना, ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे, ठीक है ना? टोटल दो ही है, आप दो को कैसे भी लिख सकते हो। याद रखना, ये अधिक मात्रा में होती है। जो परिक्षेपण माध्यम है वो कोलाइडी विलयन में पाई जाने वाली वह मात्रा जो कि अधिक होती है, यानी यूं बोलूं मैं, कोलाइडी विलयन की जो अधिक मात्रा वाला भाग है उसे हम परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे, ठीक है ना? परिक्षेपण माध्यम, और ये हमेशा अधिक मात्रा वाला होता है। और एक और याद रखना, इसे बाह्य प्रावस्था कहा जाता है। कौन सी? बाह्य प्रावस्था, इसे बाहर वाली प्रावस्था भी कहा जाता है। और परिक्षिप्त माध्यम, याद रखना, कम मात्रा वाला होता है। कोलाइडी विलयन की कम मात्रा वाला भाग परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। कोलाइडी विलयन की कम मात्रा वाला भाग परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। और याद रखना, इसे आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। आंतरिक भाग बोलिए या आंतरिक प्रावस्था बोलिए, एक ही बात है। तो फिर ध्यान देना, परिक्षिप्त प्रावस्था, कोलाइडी विलयन की वह प्रावस्था जो कम मात्रा में होती है, इसे आंतरिक प्रावस्था भी कहा जाता है। और फिर परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडी विलयन की वह अवस्था जो अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसे बाह्य प्रावस्था भी कहा जाता है।